नमस्कार। स्टडी अभियान यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं काकू और आपके समक्ष एक नए टॉपिक को लेके आया हूं और वो टॉपिक है फंडामेंटल राइट्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान में दिए गए मौलिक अधिकार कि भारतीय नागरिकों को कौन कौन से मौलिक अधिकार दिए गए हैं, तो आइए उनके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। Fundamental rights in Indian Constitution. Introduction. Part 3 of Indian Constitution. This part of Indian Constitution consists with the fundamental rights for the citizen of India. The articles from 12 to 35 deals with the fundamental rights of the citizen of India. The part 3 of Indian Constitution is known as the Magna Carta of India. Originally, The citizens of India had 7 fundamental rights. साथियों, भारतीय संविधान का जो भाग 3 है, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक, वो भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की बात करता है। इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की है स्टडी अभियान चैनल पे, तो उसको भी आप देख सकते हैं। उस पर मैंने एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बनाने का प्रयास किया कि फंडामेंटल राइट्स का कंसेप्ट कहाँ से भारत ने लिया है और उसकी शुरुआत कैसे हुई। तो आइए कंटिन्यू करते हैं इस वीडियो को। जो अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक है, वो बात करते हैं भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की। और भारतीय संविधान का जो भाग 3 है, उसे मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मैग्ना कार्टा क्यों? क्योंकि मैग्ना कार्टा 1215 में इंग्लैंड के किंग जॉन के द्वारा लाया गया एक ऐसा दस्तावेज था जिसके द्वारा सबसे पहले इंडिविजुअल राइट्स की बात की गई थी। इसलिए भारतीय संविधान के पार्ट 3 को भी भारतीय नागरिकों के लिए मैग्ना कार्टा कहा जाता है। और ओरिजिनली जो मूल रूप से भारतीय नागरिकों को वो 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे, जबकि वर्तमान में कितने हैं? वर्तमान में भारतीय नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं। By the 44th Amendment of Indian Constitution, right to property has been eliminated. That's now only 6 fundamental rights has remained for the citizen of India. जो 44वां संवैधानिक संशोधन भारतीय संविधान में किया गया, उसके द्वारा जो हमारा संपत्ति का अधिकार था, उसको मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटाकर उसको एक कानूनी अधिकार बनाया गया है। तो ये आपने ध्यान रखना है कि जो राइट टू प्रॉपर्टी है वो आपका फंडामेंटल राइट नहीं है, वो आपका लीगल राइट है या कानूनी अधिकार है। और अब कितने अब भारतीय नागरिकों के पास सिर्फ 6 मौलिक अधिकार है, और उनमें 6 कौन कौन से हैं, आइए उनके बारे में जानते हैं। पहला है राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट टू रिलीजियस फ्रीडम, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू एजुकेशन एंड कल्चर, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये 6 अधिकार भारतीय नागरिकों के पास आज भी है। तो आइए आगे चलते हैं। फंडामेंटल राइट्स, आर्टिकल 12 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 12 है वो क्या बात करता है, आइए उसके बारे में जानते हैं। दिस आर्टिकल डील्स विद द गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया एंड द लेजिस्लेटिव एंड द गवर्नमेंट ऑफ स्टेट्स एंड अदर लोकल बॉडीज एंड अदर टेरिटरी अथॉरिटी विच आर अंडर द कंट्रोल ऑफ इंडिया। जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 12 है, वो भारतीय राज्य को परिभाषित करता है कि भारत जो कि एक राज्य है, जो कि एक स्टेट है, उसके अंडर क्या कौन कौन आते हैं। तो इसमें आते हैं हमारी संसद आती है, सेंट्रल गवर्नमेंट आती है और स्टेट गवर्नमेंट आती है, जो हमारी राज्य की विधान सभाएं हैं वो आती है, जो हमारी लोकल बॉडीज है, लोकल बॉडीज कौन कौन सी है, पंचायत से हो गया, या हमारी जिला परिषद हो गई, या अदर जो हमारी बॉडीज है, चाहे स्टैच्यूरीज बॉडीज हो, चाहे
नॉन स्टैचुरीज बॉडीज हो, ये भी भारतीय राज्य में परिभाषित की जाती है। तो ये अनुच्छेद 12 में क्या है, भारतीय राज्य को परिभाषित किया गया है। अनुच्छेद 13 क्या है, आर्टिकल 13 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। दिस आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द जुडिशियल रिव्यू। सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट हैव राइट टू जुडिशियल रिव्यू अंडर द आर्टिकल 32 एंड 226 रिस्पेक्टिवली। जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 13 है उसमें न्यायिक पुनर्वलोकन की बात की गई। न्यायिक पुनर्वलोकन की शक्ति अनुच्छेद 32 के द्वारा हमारे सर्वोच्च न्यायालय को और अनुच्छेद 226 के द्वारा हमारे हाई कोर्ट को दी गई है। न्यायिक पुनर्वलोकन क्या होता है, थोड़ा सा इसके बारे में भी बताने का प्रयास करूंगा। न्यायिक पुनर्वलोकन का मतलब होता है कि न्यायपालिका के पास ऐसी शक्ति है जिसके द्वारा वो कार्यपालिका के द्वारा लागू किया गया और विधायिका के द्वारा बनाया गया किसी ऐसे कानून को जो कि संविधान के आधार पर नहीं है असंवैधानिक घोषित कर सकती है। ऐसा कब हुआ, जब 2015 में नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन बना तो उसको हमारे सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, असंवैधानिक घोषित किया। तो किसके थ्रू किया, अनुच्छेद 13 के थ्रू और अनुच्छेद आर्टिकल 32 के थ्रू। ठीक है, क्यों, क्योंकि वो संविधान के आधार पर काम नहीं किया गया, इसलिए हमारी सर्वोच्च न्यायालय ने क्या किया, उसको हमारे सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायिक पुनर्वलोकन के द्वारा उसको असंवैधानिक घोषित किया। तो आइए आगे जानते हैं। राइट टू इक्वलिटी, याद रखना राइट टू इक्वलिटी की व्यवस्था भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक की गई है। राइट टू इक्वलिटी में अनुच्छेद 14 क्या बात करता है, जो हमारे संविधान का अनुच्छेद 14 है उसमें इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ, कि कानून के समक्ष क्या है, सब लोग समान हैं और विधियों का समान संरक्षण है, कि हर व्यक्ति को जो प्रोटेक्शन है वो इक्वल दी जाएगी, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। तो जो इक्वलिटी बिफोर लॉ है ये जो कंसेप्ट है वो हमने इंग्लैंड के संविधान से लिया, इक्वलिटी बिफोर लॉ। और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ ये हमने कहां से लिया, ये व्यवस्था हमने यूएसए के संविधान से ली है। अब एक्सेप्शंस मतलब अपवाद क्या है, कि आपको इक्वलिटी तो है, इसकी अपवाद है कि जो भारत के जो अनुच्छेद 361 है उसमें ये व्यवस्था की गई कि भारत का जो राष्ट्रपति और राज्यों का राज्यपाल होता है वो अपने कार्यकाल के दौरान क्या है, किसी भी उनके द्वारा किया गया कोई भी कार्य उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल कोर्ट में नहीं है, कोर्ट के लिए वो रिस्पॉन्सिबल ही नहीं है कि उन्होंने जो काम किया वो संवैधानिक है या नहीं है। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है। और अनुच्छेद 105 क्या है, कि जो हमारे पार्लियामेंटेरियंस है, जो सांसद है, उनके विशेष अधिकार की बात अनुच्छेद 105 करता है। तो ये भी एक एक्सेप्शनल केस है कि अगर इन्होंने कोई भी बात संसद में बोली है या फिर किसी कमेटी में बोली है तो उसके लिए वो आंसरेबल कोर्ट में नहीं है। और अनुच्छेद 194 ये क्या बात करता है कि अगर राज्य विधानमंडल के जो मेंबर्स है, एमएलएज है, अगर उन्होंने राज्य विधानमंडल में या फिर किसी कमेटी में कोई कमेंट किया है, कोई बात की है, तो उसके लिए वो कोर्ट में क्या नहीं है, आंसरेबल नहीं है, उसके लिए उत्तरदायी नहीं है। तो ये आपने ध्यान रखना है। तो आइए आगे चलते हैं। आर्टिकल 15 अनुच्छेद 15 क्या बोलता है, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट एंड प्लेस ऑफ बर्थ। अनुच्छेद 15 भेदभाव की मनाही करता है। यह बोलता है कि किसी भी व्यक्ति के साथ जाति, नस्ल या जन्म आदि के आधार पर क्या नहीं होना चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए। लेकिन कुछ एक्सेप्शनल केसेस भी है, जैसे रिजर्वेशन, या हम कह सकते हैं कि अगर हमारी किसी भी स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट को लगे कि जो हमारी वुमेन्स है या जो चिल्ड्रंस है, अगर उनके लिए कुछ स्पेशल प्रोविजंस करने की आवश्यकता है या उनका अप्रोप्रिएट रिप्रेजेंटेशन कहीं नहीं है, अगर उनको अपलिफ्ट करना है तो उसके लिए हमारी गवर्नमेंट क्या कर सकती है, स्पेशल प्रोविजन
कर सकती है। तो ये क्या है, एक्सेप्शनल केस है। आगे है अनुच्छेद 16। ये क्या बात करता है, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, कि जो समान अवसर की समानता है कि हर व्यक्ति को जो जितना भी सार्वजनिक जो रोजगार है उसमें क्या है, इक्वलिटी दी जाएगी, सबको इक्वल माना जाएगा, इक्वलिटी के आधार पर क्या किया जाएगा, रिक्रूट किया जाएगा। लेकिन इसके भी कुछ क्या है, एक्सेप्शनल केसेस है, जैसे रिजर्वेशन फॉर अपॉइंटमेंट। जब भी कोई रिक्रूटमेंट होती है, चाहे वो यूपीएससी की हो, चाहे एचएएस की हो, या सेंट्रल गवर्नमेंट की हो, या स्टेट गवर्नमेंट की हो, उसमें क्या रिजर्वेशन दी जाती है, किसके लिए, एससी एसटीज या अदर जो बैकवर्ड क्लासेस है, जैसे ईडब्ल्यूएस हो गया, इकोनॉमी वीकर सेक्शन है। क्यों, क्योंकि इनको एफेक्ट करने के लिए सरकार क्या कर सकती है, कुछ स्पेशल प्रोविजन कर सकते हैं या रिजर्वेशन दे सकती है। तो ये क्या है, एक्सेप्शनल केसेस है। तो आइए आगे चलते हैं। आगे हमारे पास है अनुच्छेद 17, एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी। इसमें क्या बात करता है कि छुआछूत की मनाही, कि जो छुआछूत जो हुआ करता था पहले, आज भी हालांकि कुछ एरियाज में भारत के आज भी ये जो व्यवस्था प्रचलित है। तो अनुच्छेद 17 में क्या है, इसकी मनाही की गई है कि छुआछूत नहीं होना चाहिए। और जो प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955 है, 1955 का जन सुरक्षा अधिनियम है, उसमें क्या बात की गई है कि अगर कोई भी व्यक्ति अनटचेबिलिटी को प्रैक्टिस करता है, उसकी प्रैक्टिस करता है या छुआछूत का प्रयास करता है, तो उस व्यक्ति को क्या किया जा सकता है, पनिशमेंट दी जा सकती है। और पनिशमेंट कितनी दी जा सकती है, 6 महीने तक की सजा हो सकती है और 500 तक का जुर्माना हो सकता है। और दूसरी बात, अगर कोई ऐसा व्यक्ति है, उसे राज्य विधानमंडल और जो लोकसभा के चुनाव होते हैं उसके लिए क्या है, उसके लिए वो क्या है, एलिजिबल नहीं होगा। तो ये भी व्यवस्था, इस जो ये प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट है, इसमें ये भी व्यवस्था की गई है। तो आइए आगे चलते हैं। आगे राइट टू फ्रीडम। 1900 जो हमारा 19 से 22 तक का जो अनुच्छेद है भारतीय संविधान का, 19 से 22, इसमें क्या व्यवस्था की गई है, राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 19 क्या बोलता है, अनुच्छेद 19, दिस आर्टिकल कंसिस्ट विद द 6 फ्रीडम्स। आपको अनुच्छेद 19 के द्वारा 6 स्वतंत्रताएं दी गई है। वो कौन कौन सी है, पहले राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, आपको क्या है, बोलने का अधिकार है, ये आपको राइट टू फ्रीडम एंड एक्सप्रेशन के द्वारा बात की गई है। दूसरा है राइट टू असेंबल पीसफुली, आप जो ना शांतिपूर्ण तरीके से क्या कर सकते हैं, इकट्ठा हो सकते हैं, एंड विदाउट आर्म्स, बिना किसी शस्त्र के। तीसरा है राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, संगठन बना सकते हैं। राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, भारत का जितना भी क्षेत्र है उसमें आपको क्या है, फ्री घूमने की आज़ादी है। राइट टू रेजाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया, भारत के किसी भी भाग में आप क्या कर सकते हैं, सेटल हो सकते हैं या रह सकते हैं। राइट टू प्रैक्टिस एंड एनी प्रोफेशन टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, आप कोई भी व्यवसाय क्या कर सकते हैं, कोई भी व्यवसाय अपना सकते हैं। ये क्या है, आपको अनुच्छेद 19 के द्वारा व्यवस्था की गई है। एक्सेप्शंस क्या क्या है, पहली बात की जैसे ये प्रोफेशंस है कि अगर आप जो ना वो मेडिसिन वगैरह बेचते हैं, तो उसके लिए क्या है, आपके पास क्या होनी चाहिए, यू शुड बी क्वालिफाइड, क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, आप बीएससी होनी चाहिए, जो भी एक क्राइटेरिया वो होना चाहिए। जबकि यहाँ पर क्या बात करता है कि आपको क्या है, आज़ादी दी गई है प्रोफेशन की, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप जिस चीज़ के लिए एलिजिबल नहीं है उस चीज़ को भी आप क्या है, प्राप्त करो या उस प्रोफेशन को भी आप अपनाओ। तो ये क्या है, एक्सेप्शनल केसेस है। आइए आगे चलते हैं।
आर्टिकल 20 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। इसका मतलब क्या है कि अगर आपने कोई अपराध किया है तो उसके लिए क्या है, दोष सिद्धि संरक्षण, मतलब कि अगर अपराध किया है तो जिस अथॉरिटी ने आपको गिरफ्तार किया है उस अथॉरिटी को क्या करना पड़ेगा, यह बताना पड़ेगा कि आपको गिरफ्तार क्यों किया गया है। दूसरी बात कि आपको जब गिरफ्तार किया गया उस समय जो कानून बना है उसके आधार पर ही क्या किया जाता है, पनिशमेंट दी जा सकती है, ना कि किसी पुराने कानून के आधार पर या ना किसी जो बाद में कोई कानून बनता है उसके आधार पर आपको पनिशमेंट दी जाती है। यह आपने ध्यान रखना है। आगे आर्टिकल 21 ये बात करता है फ्रीडम ऑफ पर्सनल लिबर्टी, आपकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता, कि आपका जो व्यक्तिगत है आपको क्या है, आपको अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, आप जो काम करना चाहे वो कर सकते हैं, लेकिन इसके कुछ क्या एक्सेप्शनल केसेस भी है कि अगर आप जो ना क्या करना चाहते हैं, अगर आप किसी का मर्डर करना चाहते हैं तो वो तो आपका व्यक्तिगत नहीं हुआ, वो तो अदर रिगार्डिंग है। तो सेल्फ रिगार्डिंग आप क्या फ्री है, और आपकी जो लाइफ है, जो आपका जीवन है, क्योंकि पर्सनल लिबर्टी है तो आप क्या है, आज़ाद है, जो भी आप काम करना चाहे कर सकते हैं, लेकिन उसके कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं। आगे है आर्टिकल 21A, इसमें क्या बात की गई, राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन 86 अमेंडमेंट भारतीय संविधान में किया गया। मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा राइट टू एजुकेशन पे। तो 86 अमेंडमेंट के द्वारा क्या किया गया, इस राइट टू एजुकेशन को इंट्रोड्यूस किया गया, लेकिन 2009 में इसको क्या गया, इम्प्लीमेंट किया गया। जो राइट टू एजुकेशन एक्ट 2019 के द्वारा इस एक्ट को इम्प्लीमेंट किया गया है, और इसमें व्यवस्था की गई कि 6 से लेकर 14 वर्ष का जो बच्चा है उसके क्या है, फ्री, कंपलसरी या अनिवार्य और मुफ्त शिक्षा की आज़ादी है, ये बात की गई। और अब जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसमें कुछ चेंज किया गया है, तो वो मैं आने वाली अगली वीडियो में बताऊंगा, जिसमें कि मैं जब राइट टू एजुकेशन है इस कंसेप्ट को पढ़ाऊंगा तो उसमें भी हम उसको मेंशन करेंगे। आर्टिकल 22 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दिस आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द प्रोटेक्शन अगेंस्ट द अरेस्ट एंड डिटेंशन, कि आपको गिरफ्तारी के विरुद्ध क्या है, आज़ादी है। ठीक है, गिरफ्तार अगर आपको किया जाता है तो गिरफ्तारी के विरुद्ध आपको अपनी सुरक्षा की आज़ादी है। जिस एजेंसी ने आपको गिरफ्तार किया है, पहली बात आपको क्या बताना है, आपने क्या अपराध किया है ये भी बताना पड़ेगा। दूसरी बात 24 आवर यानी कि 24 घंटे के अंदर अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, किसी भी कोर्ट में उपस्थित करना पड़ेगा। ये उस अथॉरिटी की ड्यूटी है जो कि आपको गिरफ्तार कर रही है। जो ये आर्टिकल 22 है, इसको मैं जब हैबियस कॉर्पस जब हम रिट पढ़ेंगे आर्टिकल 32 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसमें भी मैं इसको मेंशन करूंगा, और उन दोनों के बीच क्या रिलेशन है ये भी मैं आने वाली वीडियो में आपको बताऊंगा। तो आइए आगे चलते हैं। कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, इसको आपने नोट भी करना है और इसको आंसर भी करना है। अगर कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं तो गुड एंड वेल, अदरवाइज आप अपनी नोटबुक में इसको नोट करें। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द राइट टू जुडिशियल रिव्यू ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एंड हाई कोर्ट ऑफ द स्टेट्स, ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा है, विच आर द एक्सेप्शनल केसेस ऑफ द आर्टिकल 15 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 15 है उसके अपवादपूर्ण मुद्दे कौन कौन से हैं उसके ऊपर टिप्पणी करो। तो ये 2 प्रैक्टिस क्वेश्चंस है जो कि आपने अपनी नोटबुक में नोट करने हैं, या फिर आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं, या मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भी आप क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। लास्ट में यही कहना चाहूँगा कि प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल स्टडी अभियान। मेरा जो ये स्टडी अभियान चैनल है इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हाँ अगर पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर करें, और बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं
ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले